नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे नई कहानी जिसका नाम क्या है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ये दोनों नामों से इसको जाना जाता है क्योंकि मारे गए गुलफाम इसका मूल नाम है, लेकिन तीसरी कसम नाम से इस कहानी पर पिक्चर बन चुकी है, फिल्म बन चुकी है। ये हमारी इकाई 7 जो हिंदी कहानी की इकाई है नेट जेआरएफ के लिए, उसमें शामिल है। किसकी रचना है ये? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। और क्योंकि इनका जन्म स्थान क्या है, बिहार है, तो बिहार के पूर्णिया जिला और जो ओराही हिंगना गांव है उसके आम बोलचाल की शब्दावली को इसमें शामिल किया गया है। जो तीसरी कसम फिल्म बनी है वो भी इसी गांव के परिवेश में ही उस फिल्म को भी बनाया गया है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है किसकी रचना है ये? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। क्या नाम है? मारे गए गुलफाम। इसका रचना काल है 1956 ईस्वी, जिसे बाद में तीसरी कसम के नाम से भी जाना गया। क्यों? क्योंकि तीसरी कसम नाम से इस पर क्या बनी? फिल्म बनी। इस कहानी का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ और कौन से कहानी संग्रह में? ठुमरी नामक जो इनका कहानी संग्रह है उसमें इसको संकलित किया गया। इस कहानी पर आधारित जो फिल्म है तीसरी कसम, ये कब बनी? 1966 ईस्वी में रिलीज की गई थी। यह कहानी ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन और नौटंकी कलाकार हीराबाई के प्रेम और एकांकीपन का मार्मिक चित्रण करती है। इसमें नायक जो है कहानी में हीरामन है और नायिका जो है वो कौन है? हीराबाई है, जो नौटंकी में लैला का किरदार निभाने वाली एक स्त्री है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबनी में विराटनगर पहुंचाने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ये गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे। तो यहाँ पर जो चोरबत्ती है यानी वो लालटेन या वो व्यवस्था जिससे लाइट की जाती है, रोशनी की जाती है, वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज है। दरोगा साहब के पास जो लाइट है, बैटरी कह सकते हैं, उसकी वो बहुत ज़्यादा तेज लाइट है कि सामने वाले की आंखें चौंधिया जाए। 20 गाड़ियाँ एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 विशा वेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा मुंडी मजी ई ही ए ये साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा। इस बोरे को गाली निकालता है। बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, यानी दोनों में पुरानी खींचातानी है। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा बैठा ही दे रहा था। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने। 5000 फिर खोंचा। उतरो पहले। खोंचा यानी लाठी से उसको उसमें चुभो रहा था, उसे खरोंच रहा था उसे। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, जेल कि इस बार नहीं छूटेगा, अब तो जेल पक्की है। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे।
फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भोजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा, यानी उसके भाई और जो भाभी हैं। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद, यानी दोनों में समझौता नहीं हो रहा था। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमे से आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल होखी का? क्या मामला गोल हो जाएगा? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गलों की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा, जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाग किया, यानी उनको आजाद कर दिया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11, यानी जान बचेगी तो ऐसी गाड़ियां और मिल जाएगी, भाग लेते हैं। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साधकर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेहाट। फिर 1 ले 2 ले दुल की चाल। दोनों बैल सीना तानकर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन यानी 2 बैल और 1 स्वयं हीरामन, क्योंकि हीरामन को क्या डर था कि अगर पकड़े गए तो जेल के बारे में बैलों के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, जो कि हीरामन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने बैलों को भगाकर उनके साथ स्वयं भी भागने की सोची और वो तीनों वहां से भाग आए। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं लादेगा। चोर बाजारी का माल, तोबा तोबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उनकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने से बड़े जतन से गूंथे गए थे। फुंदने यानी जो फुंदे जो लटकाए जाते हैं रंगीन डोरियों से बनाकर, यानी सुंदर सजा रखी थी उसने अपनी गाड़ी। 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे और दूसरी बांस, यानी देखिए इस कहानी का नाम क्या है, तीसरी कसम। हमें वो जानना है कहानी के आखिर तक कि तीसरी कसम क्या थी। 2 कस्में कौन सी है कि एक तो चोर बाजारी का सामान नहीं ला देगा और दूसरी बांस नहीं ला देगा अपनी गाड़ी पर। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं है, और बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई तो हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। यानी उसके 2 कस्में कौन सी है, एक तो वो चोरी चकोरी का सामान नहीं डालेगा अपनी गाड़ी में और दूसरा बांस नहीं लादेगा। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ, यानी बांस क्योंकि बहुत लंबे होते हैं तो आगे की तरफ भी बहुत आगे निकले होते हैं और पीछे की तरफ भी बांस लंबी दूरी घेरते हैं। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खैरेहिया शहर वाली बात। तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभुकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। तो यानी पहले जब उसने लादे थे तो उसी की गाड़ी में लदे हुए बांसों के कारण घोड़ा गाड़ी की छतरी टूट गई थी, उसके अगले हिस्से में अटक गई थी, जिसके कारण उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरेहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस गाड़ी वानी करो मुफ्त,
आधीदारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। तो यहाँ आधीदारी यानी आधा हिस्सा किसका? जिसकी गाड़ी है उसका, क्योंकि उसकी गाड़ी तो पीछे छूट गई थी जब वो भागा था। तो आधा हिस्सा उसका जिसकी गाड़ी है, और आधा हिस्सा क्योंकि बैल किसके हैं? हीरामन के, तो आधा हिस्सा उसका। लेकिन वो कहता है कि इससे तो कोई बचत ही नहीं होती। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर डर से डिकरने लगे, यानी डर रहे थे। रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधीदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर? मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। किसको कह रहा है? अपने बैलों को समझा रहा है कि तुम्हें बाघ से डरने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा मौका है पैसे कमाने का। गाड़ीवानों के दल ने तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने, यानी वो उसको लेकर चल पड़े थे। हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए एक एक करके, यानी जिस गाड़ी में बाघ को लाद रखा था सर्कस वालों ने, उसको उन्होंने अपने से जोत लिया। सिर्फ दाहिने बैल के ने जुतने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नक बंधन लगाए बिना बघाई गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुड़ गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चा, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा, सो फोकट में यानी मुफ्त में। और इस बार ये जनानी सवारी औरत है, चंपा का है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है? बोरे की लदनी है क्या कि कोई सामान थोड़ी लाद रखा है? ठीक से नहीं चल सकता? किसको कहता है? दाहिने बैल को। आह, मत मारो, मारो मत। अनदेखे औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली, यानी उसकी सुंदर आवाज थी। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का मालवाल तो नहीं है? यानी कोई चोरी का सामान तो नहीं है? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है। उसकी सवारी औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता है। अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूर्व की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गया। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्य में अजुगत
अजगुत अजगुत यानी अद्भुत अद्भुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान है। कहीं डाकिनी पिशाचनी तो नहीं? किसके बारे में सोचता है? जो स्त्री उसकी गाड़ी में बैठी है। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप रे, अरे बाप, ये तो परी है, क्योंकि उसकी सुंदरता उसे दिखाई दे रही थी। और उसके रूप को देखकर हीरामन के मुंह से क्या निकला कि ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी टी की आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परख। यहाँ जो फेनू गिलास है, ये ग्रामोफोन शब्द का लोक भाषा में रूपांतरण किया गया है। थोड़ा सा कहानी को आकर्षक बनाने के लिए, या यूं कहे कि विज्ञान और तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने के लिए, उस परिवेश को दिखाने के लिए इसे इसमें शामिल किया गया है। यहाँ ग्रामोफोन, आप ये ध्यान रखें, फेनू यानी ग्रामोफोन, और यहाँ जो गिलासी है, यह शब्द भी ग्रामोफोन के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो ये ग्रामोफोन का अपभ्रंश है फेनू, जो अंग्रेजी के ग्रामोफोन का अपभ्रंश है, और गिलासी शब्द ग्रामों से बना है। तो ये इन्होंने अपनी इस कहानी में इसका इस्तेमाल किया है पुरानी तकनीक और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में। मुंह से बोली नहीं निकलती। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। कान, क्योंकि उन्हें नई अजनबी बोली लगती है तो वो भी चौकन्ने हो जाते हैं। मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी। भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं। मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनियाकर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी, यानी वो अपने बैलों से भी बात करने लगता है। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? गप यानी बात करे, तोहे कहे या अहां? उसकी भाषा में बड़ों को अहां अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। यानी जो अश्विन और कार्तिक के महीना जब आने वाला है, या इन दोनों के जो मिश्रित समय काल चल रहा है, अश्विन के जाने का और कार्तिक के आने का, इसमें जो सुबह के समय कुहासा हल्की धुंध छा जाती है, उससे हीरामन को चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। यानी जो खेत है उसमें धान लगा रखे हैं और उनसे पवन वायु के माध्यम से उनकी खुशबू आ रही है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है जो जय भगवती, यानी वो भगवती माँ की जय करता है। हीरामन ने आंख की कनकियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही है, देख रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की शादी भी हुई थी बचपन में ही।
गोने के पहले ही दुल्हनिया मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हनिया का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद कुमारी लड़के से ही हीरामन की शादी कराएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरधा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याहू को, यानी दोबारा जिसकी शादी हो, उसको अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया कि शादी नहीं करेगा। कौन बलाई मोल लेने जाए? बलाई यानी बला। ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? और सब छूट जाए। गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन की गाड़ी चलाना वो नहीं छोड़ सकता। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठी। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा सा हो गया, यानी मुड़ गया, ज्यादा हंसने लगा। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक्शवी के नग देखकर सिर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आई थी। बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी और बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छट्टे ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया, यानी वहां उसने पर्दा लगा दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक महीने की सुबह की धूप आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी कौन सी है? कजरी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काटकर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी, नहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छत्तापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सिलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों की नन्ही चिट्टी कोड़ियों की माला दी थी हीरामन ने। छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की पांत यानी पंक्ति। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यह है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ है और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा है वैसा ही, खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। तेगछिया नामक जो जगह है उसके बारे में वो बात कर रहा है। वहाँ क्योंकि 3 पेड़ एक साथ मिले हुए हैं इसीलिए वो क्या है, तेगछिया है। और वहाँ पर जो पेड़ है उसकी बात वो कर रहे हैं। और उस अमराई की आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिएंगे? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नामलगर ड्योढ़ी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है जा रे जमाना। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, यानी वो मुस्कुराती है। कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर आग्रह से सा आग्रह बोली, नामलगर ड्योढ़ी का जमाना। क्या था और क्या से क्या हो गया? यानी जिसके तुम बात कर रहे हो वो कैसा जमाना था और अब क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया।
कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब में लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना, आखिर लटनी ने। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, ये आदमी का बच्चा नहीं, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लैट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी, हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा का महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अकिल कहाँ से पावेगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगा कि उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग, धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरों की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़े जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती यानी सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया, जो बीच में पर्दा था गाड़ी का। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी, हमारा पर होखू सहाई है मैया, हमारा पर होखू सहाई। घोड़ लदे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदे हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27, 28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रीता कंपनी या मथुरा मोहन, यानी कौन सी कंपनी के लोग हैं? मेले का हालचाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छत्तापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई है न, याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब से में झगड़ा हो गया था। जोकड़वा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर किकरियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ा कर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया, बलवाही, छोकरा नचाने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोंपा में भोंपू भोंपू करके गीत कौन गाते हैं लोग। जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को, यानी उस समय के जब ऐसे गीत गाए जाते थे जिस पर कि थिरका जा सके। सजनवा बैरी हो गए हमरो सजनवा, अरे चिट्ठिया हो सब कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हाय करमवा होए करमवा, कोई न बाँचे हमरो सजनवा हो करमवा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। लगता है हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। यानी जिस समय हीरामन
लोगों के साथ मिलकर नाचता था। छोकरा नाच यानी लड़कों का जो नाच है वो करता था, तो उसके परिवारजन भी उससे नाराज रहते थे। आज वो उन बातों को याद कर रहा है, गाना गा रहा है, तो हीराबाई उसकी प्रशंसा करती है। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमरकर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थस थसाकर थक गए? जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है किसको? हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया कि कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं है। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूर्व की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आई। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पांव सीधे हैं, क्योंकि वो पहले सोच रहा था कि कोई प्रेत आत्मा या कुछ के उल्टे पांव तो नहीं है, कोई चुड़ैल भूतनी तो नहीं है, टेढ़े नहीं। अब हीरामन को तसल्ली हुई, लेकिन तलवा इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई, यानी उसका जो तलवा है वो बहुत लालिमा से युक्त है। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। टिकटी यानी जो उसने टेक लगा रखी थी गाड़ी को सहारा देने के लिए। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। टप्पर यानी जो गाड़ी को ढका हुआ जो स्थान था जिसमें हीराबाई बैठी थी। फिर तकिए पर केहुनी डालकर झुक गया। झुकता गया, खुशबू उसके देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपने मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों? हीराबाई लौटकर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूं तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगती है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धार को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उछटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए।